उन लोगों को भी चाहिए ना लेक्चर। सो नाउ वी हैव सीन इंडियन एविडेंस एक्ट, बहुत सारा हमने देखा है। अभी थोड़ा आईपीसी देखेंगे, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में मेनली क्या है? इंडियन पीनल कोड इज द मदर ऑफ ऑल क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स। इंडियन पीनल कोड इज द मदर ऑफ ऑल क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स। ठीक है, देयर आर सम मोर स्पेशलाइज्ड एक्ट्स where different types of crimes and different types of punishments are given, but 80 to 90% of all crimes in India are located within the Indian Penal Code. Now that Indian Penal Code is now called as Bharatiya Nyaya Sanhita. Bharatiya Nyaya Sanhita. Okay, and the content is almost the same. ज़्यादा कुछ फर्क नहीं हुआ है। थोड़ा in the case of cyber assisted crimes and some specialized terrorism, insurgency, and then crimes against the state, okay, sedition, इसमें थोड़ा चेंज हुआ है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ इट ऑल रिमेन्स द सेम। तो हम लोगों को उसमें ज़्यादा रुचि नहीं है, कहाँ सेडिशन में या उस तरह के उसमें वी आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। सो फॉर आवर पर्पसेस इट्स ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम। सो व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज हियर इज दैट, देखो भैया इंडियन पिनल कोड में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्राइम्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। दे आर टॉकिंग अबाउट मेनली टू टाइप्स ऑफ क्राइम्स। हाँ जी, एक है क्राइम अगेंस्ट पर्सन, दूसरा है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ थर्ड कैटेगरी इज ऑल्सो देयर, दो आर क्राइम्स अगेंस्ट राइट्स विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देयर इज द थर्ड कैटेगरी, बट थर्ड कैटेगरी इज ए रिट जुरिस्डिक्शन। वो भी हमारे इसमें उतना आता नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, व्हाट आर आवर राइट्स 19, 20, 21। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। 14, 19, 20, 21 जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल ऑफ राइट्स गिवन टू इंडिविजुअल्स वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव टू सी इज दैट क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन। नाउ हमारे सिलेबस में क्या है, दे हैव गिवन वेरी वेरी फ्यू, बहुत ही कम, इतना कम दे दिए हैं कि आप वो पढ़ेंगे तो आप आईपीसी में कुछ भी नहीं पढ़े, समझ ले जाए, उसमें कुछ है ही नहीं। आई हैव गॉन थ्रू द सिलेबस, 2-3 बार देखा है, और सिर्फ 2 लाइन में उनको आईपीसी निपटा दिया वो लोग। तो उसमें आपको फ्यूचर में जाके कुछ समझ में नहीं आएगा, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव ट्राइड टू कंडेंस द एंटायर थिंग इनटू यूजेबल पॉइंट्स, ओनली बुलेट पॉइंट्स। अब वो बुलेट पॉइंट्स लिख लो एक एक आइटम के नीचे, तो आपका काम हो जाएगा। किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी सिचुएशन में आपको वो अभी भी काम आएगा, फ्यूचर में जाके जॉब में रहेंगे वहाँ पे भी काम आएगा। इस तरह से मैंने उसको मोल्ड किया है। ठीक है, सो लेट अस सी फर्स्ट वन इज विल स्टार्ट विथ क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी में फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट crime is the theft. Now what is theft? Theft is if there is a person, he has a rightful ownership of something and you try to remove that from his rightful ownership. Even if you touch it, you need not remove successfully, even unsuccessfully also, if you try to touch it and move it from his ownership. यहाँ पे है मेरा फ़ोन, ठीक है, यहाँ से आपने उठा के यहाँ रख दिया, बस काफ़ी है to constitute a crime, to constitute theft. So here earlier IPC का सेक्शन था 378, IPC सेक्शन था 378, प्रेजेंट सेक्शन बाद में देखेंगे। नाउ डेफिनेशन इज, लिख लो, theft is committed when a person, first point is a person होना चाहिए, it's a human being. Second, intending to take dishonestly, सेकेंड पॉइंट है, उसमें इंटेंशन होना चाहिए और वो डिसऑनेस्ट होना चाहिए। इंटेंशन प्लस डिसऑनेस्ट, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, दैट इज पॉइंट नंबर 2। एंड पॉइंट नंबर 3 इज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट नहीं होता है, लैंड का थेफ्ट नहीं होता है, समझ गया ना। सो एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, दिस इज थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, out of the possession of the rightful owner, out of the possession of the rightful owner, ठीक है, or the right holder. It cannot be, it need not be owner, it can be tenant also, so a right holder. So this is the fifth point.
without that person's consent. Sixth point is without his consent. And moves it to such taking, and he does some action in relation to that. देखिए उसका इंटेंशन है, एक्शन है, और मूव करता है राइट होल्डर के पास से विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन. मूवेबल प्रॉपर्टी मूव करेगा, थोड़ा भी मूव करेगा चलेगा, दैट इज थेफ्ट. समझ में आ गया? ओके. नाउ व्हाट हैव यू टू एस्टैब्लिश. अगर ये थेफ्ट आपको एस्टैब्लिश करना है कोर्ट में, आपको क्या एस्टैब्लिश करना है? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड प्रूव टू से दैट द थेफ्ट हैज़ टेकन प्लेस, ही हैज़ डन ए थेफ्ट. तो उसके लिए मैंने पॉइंट्स लगाए हैं. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट थिंग यू हैव टू प्रूव इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन. डिसऑनेस्ट इंटेंशन प्लस विदाउट ओनर्स कंसेंट. विदाउट ओनर्स कंसेंट ये होना चाहिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन. फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू प्रूव. सेकेंड पॉइंट यू हैव टू प्रूव इज इट इज़ ए मूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट नहीं होता है, इट इज़ ए मूवेबल प्रॉपर्टी. एंड द थर्ड, द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अनदर. आप खुद का प्रॉपर्टी थेफ्ट नहीं कर सकते हैं, बट देयर इज़ ए प्रॉब्लम हियर ऑल्सो. यू कैन ऑल्सो बी एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट ऑफ योर ओन प्रॉपर्टी. वो भी सिचुएशन है. कैसा है? आपने एक फ़ोन दिया है रिपेयर करने के लिए रिपेयरर के पास. उसने रिपेयर किया है, आपका आईफोन है और रिपेयर किया है, बोला है उसका फीस रिपेयर चार्जेस 10,000 रुपये. आपने उसको सेकेंड हैंड में ख़रीदा था, आईफोन को 20,000 में आया था, और रिपेयर को 10 दिन में रिपेयर को आ गया, आपने उसको दे दिया, बोला इसका रिपेयर चार्जेस 10,000 रुपये. तो आपको गुस्सा आ गया, आप उसको पैसा देना नहीं चाहते हैं. तो आप थोड़ी देर वहाँ पे रुक गए, वो आपसे डिस्कशन कर रहा था, बाद में वो वहाँ पे फ़ोन रखा, वो जो रिपेयर करने वाला, बाद में साहब ने बुलाया उसको, अंदर चला गया. तब इमीडिएटली वो फ़ोन उठा के आप चल दिए, वो फ़ोन उठा के आप चल दिए. सो हियर ही इज़ ए बेली. The other person is a bailey for charges, bailey for service charges. So जब तक आपको सर्विस चार्जेस नहीं देंगे, he has got a temporary ownership of that instrument. वो आपका ही है, it is your own instrument, but he is the temporary bailey, and he has got the right over that. उसको बगैर his consent, without his consent, without paying his fees, you have taken it. That also constitutes theft. So यहाँ पे क्या है? Without rightful owner of your own property, or it can be property of other. योर ओन प्रॉपर्टी का भी एक सिचुएशन है जहाँ वो थेफ्ट हो सकता है. नेक्स्ट, पोसेशन. नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू शो इज इट मस्ट बी टेकन आउट ऑफ समवन्स पोसेशन. दूसरे का पोसेशन से आपने लेना है. खुद का भी पोसेशन हो सकता है, टेनेंट का भी पोसेशन हो सकता है, लेसी का भी पोसेशन हो सकता है, हायरर का भी, एचपी का भी पोसेशन हो सकता है. इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के पोसेशन है. पोसेशन से आप निकालें, बिकॉज इसी इन प्रॉपर्टी 95% ऑफ ओनरशिप इज पोसेशन. 95% of ownership is possession. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू प्रूव इज नो कंसेंट. ओनर हैज नॉट गिवन एनी कंसेंट, नो कंसेंट. एंड द सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू प्रूव इज मूव द प्रॉपर्टी. यू हैव एक्चुअली मूव्ड इट. विदाउट एक्चुअल मूविंग आप जो भी करोगे वो थेफ्ट नहीं होगा. विदाउट एक्चुअली मूविंग, टच करके मूव जब तक नहीं करोगे वो थेफ्ट नहीं होगा. आप लड़ते रहो, झगड़ते रहो, कुछ भी करते रहो, ट्राइंग टू एस्टैब्लिश योर राइट, जो भी करो, और जब तक आप वो टच नहीं करोगे वो थेफ्ट नहीं होगा. समझ में आ गया? दिस इज ऑल अबाउट थेफ्ट. हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? नाउ रिलेवेंट फैक्ट्स फॉर थेफ्ट विल बी नेचुरली पोजेशन होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए, स्टेटमेंट मेड बाय द एक्यूज्ड होना चाहिए, डिस्कवरी ऑफ द स्टोलन गुड्स किसी पे मिलना चाहिए, और क्या प्रूफ आएगा आपको? फिंगरप्रिंट आपके ऊपर, या डीएनए, आपका सलाइवा गिर गया, आपका स्वेट गिर गया, डीएनए एविडेंस, आई विटनेस टेस्टिमनी, किसी ने देखा आपको निकालते हुए, आई विटनेस टेस्टिमनी, देन कॉन्डक्ट ऑफ द एक्यूज्ड, लेके भाग रहा है. So that conduct of the accused before, during and after. ठीक है. Now what are the items that are not relevant? इसमें not relevant क्या होगा? Previous acquittal or conviction, ये बार बार ये ऐसा करता है, that is not relevant. Second, character of the accused, ये दुकान ऐसे ही है, 10 रुपये का चार्ज 10,000 रुपये चार्ज करता है, उसका कैरेक्टर गलत है, that is not relevant. Then unrelated previous criminal record, ये घर में दूसरी जगह बीवी को पिट के आया है, तो आज सुबह बीवी को पीट के आया है या बीवी से पिट के आया है, जो भी है, either way that is not relevant here. Get the idea? These are the irrelevant facts. The above are relevant facts. Relevant facts will be possession, motive, statements of the accused,
डिस्कवरी ऑफ द स्टोलन गुड्स, फिंगरप्रिंट्स एंड DNA, आई विटनेस टेस्टिमनी एंड कॉन्डक्ट ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। तो ये सब आप करेंगे तो आप थेफ्ट का केस पक्का जीत पाएंगे। आपको यू विल नेवर लूज द थेफ्ट केस। हाँ जी। नाउ एग्जाम्पल ऑफ जजमेंट, एक जजमेंट का नाम लिख लो, विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद 1974, सुप्रीम कोर्ट। ओके, विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद, यह केस। इसमें क्या, व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इज mere possession is not proof of theft. mere possession is not proof of theft. हाँ जी, समझ में आ गया? क्योंकि जब तक आप कंसेंट प्रूव नहीं करोगे, लैक ऑफ कंसेंट प्रूव नहीं करोगे, वो थेफ्ट नहीं होगा। दिस फर्स्ट थेफ्ट इज ओवर। हाँ जी, और कुछ चाहिए? एनी क्वेश्चंस? बिकॉज व्हाट आई हैव डन इन दिस, सी मैंने क्या किया है, थेफ्ट दिया है, इसका डेफिनेशन दिया है, उसका कंपोनेंट आइटम्स क्या है वो दिया है, what you have to prove theft दिया है, and what is relevant fact and what is not relevant fact वो भी दिया है। तो ये तीनों स्लाइड अगर आप ये तीनों आइटम आप मिल के पढ़ेंगे, थेफ्ट आपका पूरा हो जाएगा। कोई ऐसा आइटम नहीं है जो इसके बाहर आएगा। दैट्स ऑल, इट विल कम विद दिस। नाउ सेकंड आइटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड आइटम इज मर्डर। मर्डर इज सेक्शन 300 IPC। ये फॉरेंसिक के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर फॉरेंसिक। दिस इज़ नाउ भारतीय न्याय संहिता में इट इज़ सेक्शन 100। भारतीय न्याय संहिता का ये सेक्शन 100, सेक्शन 300 IPC और 100 BNS। नाउ इसका डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट वी हैव टू रिमेंबर सेक्शन 299 डिफाइंस कल्पेबल होमिसाइड, वो भी लिख लो। सेक्शन 299 डिफाइंस कल्पेबल होमिसाइड। ये BNS में वो होगा 99, सेक्शन 99 ऑफ BNS एंड 299 ऑफ IPC, दे डिफाइन कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, अभी देखिए आपको समझना क्या है। फर्स्ट आइटम है होमिसाइड, यानी कि किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय ए ह्यूमन बीइंग। होमिसाइड इज, इतना लिख लो, होमिसाइड इज किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजैक्शन है, दिस इज ए ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजैक्शन। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज, फर्स्ट होमिसाइड हो गया, नेक्स्ट इज कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड वो होगा, देर आर सम होमिसाइड्स विच कैन बी एक्सक्यूज, देर आर सम होमिसाइड्स विच नीड नॉट बिकम ए क्राइम। ठीक है, कुछ का एक्सक्यूज होता है, कुछ का वो क्राइम ही नहीं होता है, बट सम आर देयर विच आर कल्पेबल, दैट मीन्स विच कैन बी पनिश्ड। So culpable homicide is that portion of homicides which are punishable under IPC and BNS. उतना लिख लो, culpable homicide is that portion of homicides which are punishable under IPC and BNS. ठीक है, इतना समझ में आ गया? Now I'll read the definition. देखिए, murder is culpable homicide where the act causing death, एक है causing of death, it's an act, plus intent to cause death, विथ एन इंटेंट टू कॉज डेथ। एक्टस रियस है और मेंस रिया है, दोनों है। एक्ट ऑफ कॉजिंग डेथ प्लस इंटेंट टू कॉज डेथ। और एक है इंटेंट आपको मारने का, दूसरा है आपका इंटेंट उसको सिर्फ पीटने का, दैट इज विथ एन इंटेंट टू कॉज बॉडीली हार्म। ओके, वो बॉडीली हार्म कैसा होना चाहिए? नंबर 1, लाइकली टू कॉज डेथ। वहाँ पे मारोगे, ऐसा एक स्पेसिफिक जगह है, वहाँ पे मारोगे तो मर जाएगा, यहाँ पे मारोगे तो आदमी मर जाएगा, दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ। और विथ ए नॉलेज दैट इट विल इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, इट्स नॉलेज दैट इट विल इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ। तो इसमें क्या आना चाहिए आपको? नॉलेज है कि ये अब डायबिटीज़ वाला है, उसको 1 किलो शुगर खिला दिया तो मर ही जाएगा। ठीक है, और उसका लीवर खराब है, उसको पूरा एक पीपा पूरा बैरल फुल ऑफ अब ब्रांदी पिला दिया तो भी मर ही जाएगा, है कि नहीं? सो दिस इज नॉलेज। नॉलेज मीन्स दिस इज अ स्पेशल सिचुएशन वेयर द पर्सन हैज़ गॉट ए टेंडेंसी टू डाई ऑन अकाउंट ऑफ ए स्पेशल सर्कमस्टेंस एंड यू आर क्रिएटिंग ए सिचुएशन वेयर दैट पर्टिकुलर थिंग विल हैपन, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। नॉलेज दैट इन दिस पर्टिकुलर केस हर किसी को नहीं होगा, उसे अकेले को होगा, उसका बेनिफिट है, उसका प्रॉब्लम है,
ठीक है, वो आपको मालूम है, वो डायबिटिक है, सीरियस डायबिटिक है, आपको मालूम है, उसका लीवर खराब है, आपको मालूम है, ठीक है, उसका फला चीज़ खराब है, वो आपको मालूम है, उसी चीज़ को आप दोहराओगे, इतने बार दोहराओगे तो मर जाएगा, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज। नेक्स्ट इज, एक मारोगे उसको, इंटेंट टू कॉज बॉडीली हार्म, द हार्म विल लीड टू डेथ। अब चाकू से मारो, अभी नहीं मरेगा, तो डॉक्टर के पास ले जाओ तो बच जाएगा, और कहीं दूर में एक पूरा सुनसान जगह पे ले जाके चाकू मार के अब भाग गए, तो वहाँ से अगर वो जाएगा हॉस्पिटल तक तो जिएगा, अगर हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचा तो मरेगा, है कि नहीं। दैट्स कॉल्ड कॉजिंग एन हार्म विच इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। दैट मीन्स 1 2 3 पड़ाव और है, किसी एक पड़ाव पे ब्रेक मिल गया, कोई ब्रेक कर दिया तो जीत जाएगा, वो जान आ जाएगी उसकी, और कोई इंटरवीनिंग कोई एक्ट नहीं हुआ तो मर गया, इस तरह से। सो दिस इज़ मर्डर। मर्डर इज़ नंबर 1 होमिसाइड, उसमें कल्पेबल होमिसाइड, उसमें मर्डर, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए, आपको एक्ट होना चाहिए, सेकंड इंटेंट होना चाहिए, और इंटेंट के बाद नॉलेज भी हो सकता है ना। इन तीनों नॉलेज और इंटेंट में क्या होना चाहिए, आइदर इट विल लीड टू डायरेक्टली टू डेथ और इट विल लीड टू सच इक्वेशंस, सच सिचुएशंस वेयर इट इज़ मोस्ट प्रॉबेबली लीडिंग टू डेथ। एक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एक डायरेक्ट 100% होता है, एक अनलेस देयर इज समथिंग इन बिटवीन वो हो जाएगा, कोई समथिंग इन बिटवीन आएगा तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा, बस। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मर्डर। इतना समझ में आया। नाउ व्हाट इज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड, अगर मर्डर एस्टैब्लिश करना है, सपोजिंग यू आर गिविंग ए रिपोर्ट और यू आर एन IO, while trying being an IO you have to establish a few things, 1 2 3 4 5 in that order is equal to murder। 1 2 3 4 5 करेक्ट ठीक आ गया, इज इक्वल टू मर्डर। तो वो 1 2 3 4 5 क्या है, which will lead you to murder based on the definition above। फर्स्ट, डेथ इज कॉस्ट, एक आदमी मरा और एक आदमी मारा। फर्स्ट थिंग क्या है, आदमी मरा, फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट, बिकॉज मेनी ऑफ द थिंग्स दे बिकम इनकंक्लूसिव बिकॉज द डेड बॉडी इज नेवर फाउंड। जब डेड बॉडी मिलता नहीं है तो आपको दूसरा प्रोविजन आएगा, ही हैज़ नॉट बीन हर्ड सिंस फॉर द लास्ट 7 years, तो 7 साल तक कुछ होने वाला नहीं है वो केस में, जब तक डेड बॉडी मिलेगा नहीं। दैट मीन्स यू हैव टू एस्टैब्लिश दैट द डेथ हैज़ अकर्ड। तो फर्स्ट पॉइंट टू प्रूव इज डेथ हैज़ अकर्ड, है जी। सपोजिंग आप मर्डर करोगे, आप बचना चाहते हो 7 साल तक, क्या करना है, डेड बॉडी को गायब करना है, सिंपल। डेड बॉडी गायब हो जाएगा विदाउट एनी ट्रेस, तो बोलेगा मिसिंग पर्सन, विल नॉट से डेड बॉडी। समझ आ गया। सेकेंड केस, इंटेंशन टू कॉज डेथ, इसका एक एक्ट है एंड ही हैज़ गॉट इंटेंशन, वो पहले से इंटेंशन बना हुआ है, मैं इसको मारूंगा, दैट इंटेंशन यू हैव टू एस्टैब्लिश। थर्ड थिंग यू हैव टू एस्टैब्लिश इज ही हैज़ टेकन एन एक्ट लीडिंग टू ए बॉडीली इंजुरी विच इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। इसका एक्ट है, एक्ट विल लीड टू इंजरी, इंजरी विल मोस्ट प्रॉब्ली लीड टू डेथ। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। अगर ये 3 स्टेप प्रोसेस आप इस्टेब्लिश कर सके तो यू कैन एस्टेब्लिश मर्डर, ठीक है। सेकेंड, नॉलेज ऑफ डेंजर, एक पर्टिकुलर एक्ट इन्होंने लिया है, ही हैज़ मेड द अदर फेलो ऑल्सो टू टेक सम एक्ट, सम एक्शन, एंड दिस एक्शन और हिज ओन एक्ट इन दिस स्पेशल सर्कमस्टेंस हैज़ गॉट अ स्पेशल नॉलेज। विक्टिम को भी मालूम है स्पेशल नॉलेज, आपको भी मालूम है, दुनिया में किसी को मालूम नहीं। यू आर द 2 people हु नो दिस। क्या है, इसको डायबिटीज, सीरियस डायबिटिक है, 600 में चल रहा है इसका डायबिटीज़, तो उसको 1 किलो शुगर खिला दो। नॉर्मली क्या होता है, जो डायबिटिक होता है उसका क्रेविंग फॉर शुगर ज़्यादा होता है, अनफॉर्चुनेट। तो जहाँ जहाँ भी स्वीट दिखेगा वो खाने को दौड़ेगा। उसका अगर हित चिंतक कोई है, शुभ चिंतक है, तो वो खाने से रोकेगा, और शुभ चिंतक नहीं है, उसको मरने के लिए दौड़ाना है, तो वो क्या करेगा, और स्वीट शॉप के बाद स्वीट शॉप के बाद स्वीट शॉप के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा पार्टीज को ले जाते जाएगा। तो जितना ज़्यादा खाएगा उतना जल्दी मरेगा। दिस इज कॉल्ड नॉलेज ऑफ डेंजर। एंड लास्ट थिंग इज नो एक्सेप्शंस अप्लाई। दैट मीन्स ये मर्डर माइनस एक्सेप्शंस इज इक्वल टू कल्पेबल होमिसाइड। कितना याद रखें, मर्डर माइनस एक्सेप्शंस, जनरल एक्सेप्शंस हैं, इट विल लीड टू कल्पेबल होमिसाइड। वो एक्सेप्शंस को आप डिस्प्रूव करना है, भैया ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा। एक्सेप्शंस कौन सा हो सकता है, सडन प्रोवोकेशन और सेल्फ डिफेंस। सडन प्रोवोकेशन, सेल्फ डिफेंस, ऐसे 5 एक्सेप्शन है, लाइक दिस।
सो दीज एक्सेप्शंस शुड बी डिस्प्रूव। यानी कि आपको क्या प्रूव करना है, डेथ हुआ है प्रूव करना है, इंटेंशन टू कॉज प्रूव करना है, बॉडीली इंजरी प्लस एक्ट वो प्रूव करना है, नॉलेज ऑफ अ डेंजर वो प्रूव करना है, और एक्सेप्शंस में नहीं आएगा, दैट इज़ नेगेटिव प्रूफ, वो भी देना है। ठीक है। नेक्स्ट, रिलेवेंट फैक्ट्स फॉर मर्डर। अभी मर्डर में क्या क्या रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे? फर्स्ट आइटम दैट इज रिलेवेंट इज द मोटिव। मोटिव कहाँ आएगा? सेक्शन 8 में आएगा। हाँ जी, इसका मोटिव क्या है? जैसे पहला क्वेश्चन आएगा इसका मोटिव। सेकेंड क्वेश्चन इज कॉज ऑफ डेथ। कॉज ऑफ डेथ कहाँ से मिलेगा आपको? फॉरेंसिक रिपोर्ट से मिलेगा, सेक्शन 45। सेक्शन 45 एंड एक्सपर्ट ओपिनियन 45, 46, 47 अप टू 49, 45 to 49 पूरा एक्सपर्ट ओपिनियंस आएगा। उसमें आएगा आपको कॉज ऑफ डेथ एज डिटरमिन्ड बाय द फॉरेंसिक रिपोर्ट। देन आएगा वेपन यूज्ड इन द कमीशन ऑफ मर्डर। वेपन यूज्ड इन द कमीशन ऑफ मर्डर ये आएगा अंडर सेक्शन 7। और थिंग्स कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, रेस गेस्टे, वो आपको डायरेक्ट वेपन नहीं मिला बट रेस गेस्टे मिल गया। ऑल अराउंड एवरीथिंग एल्स यू आर एबल टू, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यू आर एबल टू एस्टैब्लिश, सो दैट ऑल्सो विल बी सफिशिएंट। नेक्स्ट आएगा स्टेटमेंट मेड बिफोर डेथ, डाइंग डिक्लेरेशन, सेक्शन 32। डाइंग डिक्लेरेशन, उसको अस्पताल ले गए, अस्पताल में ही हैज़ गिवन और शी हैज़ गिवन ए डाइंग डिक्लेरेशन एंड डिक्लेरेशन देने के बाद मर गई, तो दैट इज ऑल्सो रिलेवेंट फैक्ट फॉर मर्डर। देन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, रेस गेस्टे, हियर भी आएगा लिंकिंग द एक्यूज टू द मर्डर। उस वक्त यहाँ पे था, उस वक्त यहाँ पे नहीं था, एलिबी वर्सेस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एलिबी वर्सेस रेस गेस्टे। देन एक्यूज्ड कन्फेशन, एक्यूज्ड खुद ने कन्फेस किया, आपको किया होगा, अपने दोस्त को किया होगा, नहीं तो बार में बैठ के सबसे सामने वो बोस्टिंग किया होगा कि मैंने बड़े बड़े लोगों को ठिकाने लगा दिए, फॉर एग्जांपल, होता है ऐसा। सो सपोजिंग ही हैज़ डन दिस काइंड ऑफ थिंग, इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड समवेयर और somebody has heard and come in before the court and to give this thing, the accused own confession. Confession का कवरेज है 24, 25, 26, 27. These are the 4 sections, 24, 25, 26, 27. These are sections for the accused confession. Then opportunity to commit murder. कभी भी देखिए कोई भी क्राइम होना है, क्राइम के लिए आपको एक है इंटेंशन होना है, दूसरा आपको प्रिपरेशन होना है, थर्ड उसका अपॉर्चुनिटी मिलना है। जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, हाउएवर मच यू मे हैव द इंटेंशन, ठीक है, यू कैन नॉट कमिट द मर्डर, बिकॉज जो भी मर्डर कमिट करना चाहेगा, ही वुड लाइक टू एस्केप फ्रॉम मर्डर, ही डजंट वांट टू किल एंड बी कॉट, दैट इज द असम्पशन। ठीक है। सो हीज प्रॉक्सिमिटी टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ क्राइम, ये आदमी उस टाइम पे उस जगह पे था, सीसी आवर सेल फोन टावर लोकेशन, cell phone tower location will be relevant here. At the time when this crime was happening, his cell phone was found near the tower in that particular location. That will be a good enough relevant fact. Next, what are the items that are not relevant for establishing a murder? Relevant fact तो ये मिल गया। Relevant fact क्या क्या है? Motive है, cause of death है, weapons used है, statement made before death and direct declaration है, circumstantial evidence and res geste है, accused own confession है, एंड अपॉर्चुनिटी एंड चांस टू कमिट अ मर्डर इज आर रिलेवेंट। रिलेवेंट नहीं क्या है? कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम, कैरेक्टर इट इज़ नॉट रिलेवेंट। ये बुरा आदमी है, हमको कोई रिलेवेंस नहीं है, बुरा आदमी है, अच्छा आदमी है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिस्प्यूट्स, ये दोनों फैमिली में पिछले 100 साल से झगड़ा चलते आ रहा है, वी हैव नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। थर्ड, जनरल बिहेवियर ऑफ द एक्यूज्ड, द एक्यूज्ड अनलेस इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्राइम, उस टाइम पे अगर वो वहाँ से भागते हुए निकला, दैट इज़ रेलेवेंट। बट वो कहाँ से कहाँ घुमा, किधर गया, कैसे आया, ये सब चीज़ हमको जनरल बिहेवियर, वो पी रहा था, पियक्कड़ था, भुलक्कड़ था, वो ऑलवेज यूज कैरिड ए वेपन, ऑलवेज थ्रेटन्स अदर्स विथ वेपन, दिस थिंग्स आर नॉट रेलेवेंट। उस वक्त किया क्या, उस वक्त उसने यूज़ किया क्या, दैट बिकम्स मोर रेलेवेंट। ठीक है। नेक्स्ट, इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट, रिलेवेंट जजमेंट दिखे, आपको चांस मिला तो ये ज़रूर पढ़िए, बिकॉज दिस इज़ वन केस, वन जजमेंट विच विल क्लियर मेनी थिंग्स। द जजमेंट इज विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1958। ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर केस, सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर।
ठीक है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कशन हुआ है। सब एवरी 5 ऑफ यू, 3-3-6 आप 6 लोग हैं, ज़रूर पढ़िए। एक विरसा सिंह वर्सेस पंजाब। ना इसमें की एविडेंस क्या है इस केस में? सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से की एविडेंस क्या है? 1 इज़ इंटेंशन, 2nd इज़ नेचर ऑफ इंजरी, 3rd इज़ वेपन यूज, 4th इज़ डाइंग डिक्लेरेशन। ये 4 चीज़ बहुत ही की एविडेंस है, ठीक है। और एक है अबाउट डेंजरस वेपन, वन मोर जजमेंट, रजवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1966। रजवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1966। अभी हो गया ये मर्डर। मर्डर हाईएस्ट लेवल ऑफ किलिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ किलिंग विथ प्लान, विथ इंटेंशन, विथ मोटिव, विथ प्रिपरेशन, हर चीज़ सक्सेसफुल किलिंग हो गया मर्डर। ना मर्डर से एक स्टेप नीचे है, एक स्टेप नीचे कौन सा है? कल्पेबल होमिसाइड। वो होमिसाइड है, मार दिया है, उसको पनिशमेंट भी होगा, कल्पेबल है, बट वो मर्डर नहीं है। होमिसाइड है, कल्पेबल है, मगर नॉट मर्डर। तो इसका बीच में क्या है? बीच में थोड़े एक्सेप्शंस है, बीच में थोड़े एक्सेप्शंस है। रोड रेज फॉर एग्जांपल, गाड़ी पे जा रहे हो, फास्ट जाना है, आपको अर्जेंट हॉस्पिटल पहुंचना है, बीच में 4-5 लोग झगड़ते हुए दिखे, आपको आगे नहीं जाने दे रहे, सब लोगों को रोक दिया है, तो यू आर इन ए हरी, व्हाट डू यू डू? चढ़ा दी, किसी ऊपर से किसी के ऊपर चढ़ गया, वो मर गया। समझ आया? You did not, don't even know who the other fellow is. You are only bothered about your hurry. आपको जल्दी जाना है, आप इतना आपको आइडिया है, बस आगे क्या हो रहा है उसका आपको कोई आइडिया नहीं। You thought you would escape, ऐसा कट मारते हुए निकल जाएंगे, वो कट मारते हुए गए, किसी के ऊपर से निकल गए और निकलते हुए, तो वो मर गया एज ए रिजल्ट ऑफ दैट। नॉर्मली मरता नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली आपका किस्मत ठीक नहीं है, वो मर गया। तो इन सच सिचुएशन सो इट इज़ नॉट मर्डर, इट विल बी killing of a person punishable but not murder. That's called culpable homicide. Homicide which is culpable but not murder. अभी देखिए, culpable homicide is section 299 IPC and section 100 BNS, 99 and 100 BNS. culpable homicide, इसका डेफिनेशन देखिए। culpable homicide इसमें क्या क्या है? 1, act of causing death. फर्स्ट पॉइंट इज act of causing death, आपने उसको मार दिया। सेकेंड पॉइंट इज विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, आपको इंटेंशन था कॉजिंग डेथ, और योर इंटेंशन वॉज टू कॉज इंजुरी, कुछ में इफ नोबडी कम्स इन बिटवीन लीड टू डेथ, और यू हैड ए नॉलेज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू विल इवेंचुअली लीड हिम टू डेथ। ठीक है, हॉस्पिटल में बैठा है, आपने ऑक्सीजन बंद कर दिया, हॉस्पिटल में बेड पे है वो आदमी, आप उसको देखने गए और बाय मिस्टेक और बाय इंटेंशन आपने ऑक्सीजन का नाला बंद कर दिया। सो दैट इज़ नॉलेज दैट ही विल गोइंग टू डाई। समझ आ गया? नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स टू बी एस्टैब्लिश्ड इन केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड? सिमिलर टू मर्डर द सेम थिंग इज हियर। 1, डेथ इज कॉज्ड, यानी एक आदमी डेड बॉडी है, एक आदमी मरा। ओके। सेकेंड, इंटेंशन है और नॉलेज है, इंटेंशन और नॉलेज दोनों में एक होना चाहिए। थर्ड इज एक्टस रियस, एन एक्शन, ही हैज टेकन एन एक्शन, कुछ एक्ट उसने किया है। फोर्थ इज एब्सेंस ऑफ लीगल जस्टिफिकेशन। 5 जो जस्टिफिकेशंस है जो आपको मर्डर से बचाते हैं, वो जस्टिफिकेशन यहाँ पे नहीं है। ये देखिए, सेल्फ डिफेंस, एक्सीडेंट वगैरह वगैरह, जस्टिफिकेशन इन लॉ। ना इसका रिलेवेंट जजमेंट है आर वर्सेस गोविंदा 1876। इसका रिलेवेंट जजमेंट है आर वर्सेस गोविंदा 1876। ठीक है ना, ये इट इज़ ए केस डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। ठीक है, बॉडीली इंजरी आपको कॉज करना था, उसको मारना था, बस उसको मारने के लिए गए, उसी प्रिपरेशन में गए, लट लेके गए, आपके पास खुकरी थी, खुकरी नहीं लेके गए, बड़ा सोट था, सोट नहीं लेके गए, छोटा चाकू था वो भी नहीं लेके गए, सिर्फ लट लेके गए। तो वो बाकी 3 हटा दिए, सिर्फ ये एक उठा लिया। इसका क्या मतलब है? योर इंटेंशन इज़ नॉट टू कॉज डेथ, योर इंटेंशन इज़ ओनली टू कॉज इंजरी, बट अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी की वजह से वो मर गया, उसको गलत जगह पे लग गया, उसको यहाँ लगा, मर गया, और कहीं सेंसिटिव जगह पे लग गया, वो मर गया।
बट जब वो झगड़ा चल रहा था और झगड़े से पहले, झगड़ा जब में हाँ इन्वॉल्व होने से पहले आपका इंटेंशन, द प्रिपरेशन यू मेड, आइटम दैट यू हैव टेकन, द स्पीड और वट एवर द प्लान विथ विच यू हैव गॉन टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हैज़ नथिंग टू डू विथ किलिंग एनीबॉडी, किसी को मारने का आपका कोई इरादा नहीं था, तो दैट विल बी कल्पेबल होमिसाइड। समझ में आ गया? सो इसमें क्या एविडेंस आएगा फॉरेंसिक वजह से, फ्रॉम द फॉरेंसिक एंगल व्हाट विल बी द एविडेंस? वन इज इंटेंशन एंड नॉलेज। इंटेंशन नॉलेज कहाँ से मिलेगा आपको? स्टेटमेंट से मिलेगा, डाइंग डिक्लेरेशन से मिलेगा, एक्ट ऑफ द एक्यूज से मिलेगा, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। ठीक है। सेकंड, मेडिकल एंड फॉरेंसिक रिपोर्ट, आपका खुद का जो रिपोर्ट है, एफएम का रिपोर्ट है, आपका रिपोर्ट है, बेस्ड ऑन कॉज ऑफ डेथ, व्हाट आर द इंजरीज, क्या है, ब्लंट इंजरी है, शार्प इंजरी है, किस वजह से हुआ, ऑल दिस थिंग्स विल बी रिलेवेंट हियर। थर्ड इज वेपन यूज, शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है या ब्लंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, सिर्फ लाठी यूज़ किया है या सिर्फ हाथों से मारा है, दिस थिंग्स विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। एंड मोटिव, फाइनली व्हाट वाज हिज मोटिव, वो रेकलेस था, इंटेंशन टू हार्म था, क्या अपनी दादागिरी दिखाने गया था, क्या करने गया था, तो दिस थिंग्स बिकम रेलेवेंट। हाँ जी, ये हो गया आपका मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। हाँ जी, समझ में आया? कुछ डाउट्स? ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहला हमने देखा है थेफ्ट, सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मर्डर, थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कल्पेबल होमिसाइड. So these are the three things which normally come to you, and the fourth most important thing that normally comes to you, a forensic scientist is the क्या है वो, sexual assault. ठीक है. Third, the next item is sexual assault. Sexual assault is considered under 375 IPC. It is under 375 IPC. Now इसका definition क्या है? Definition में क्या है? Sexual assault is committed. अभी क्या है, अभी लेटेस्ट इसमें मैन वुमन का डिस्टिंक्शन निकाल दिया है, मैन वुमन का डिस्टिंक्शन निकाल दिया सेक्सुअल असॉल्ट में. ठीक है. व्हेन अ पर्सन हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अनदर पर्सन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, पर्सन टू पर्सन, मेल फीमेल निकाल दिया, इंक्लूडिंग विदाउट कंसेंट, अगेंस्ट द विल. ठीक है, विदाउट कंसेंट. सेकेंड है अगेंस्ट द विल. थर्ड है अंडर कोवर्शन, थर्ड है अंडर कोवर्शन. और फोर्थ है व्हेन द अदर पर्सन इज ए माइनर, व्हेन द अदर पर्सन इज ए माइनर. Repeat, yeah. Sexual assault. Earlier it was man against woman. अभी that distinction is no more valid. Present इसमें क्या होता है? Sexual assault is committed when a person has sexual intercourse with another person. मेल टू मेल भी हो सकता है, मेल टू फीमेल भी हो सकता है, और मेल टू अदर जेंडर भी हो सकता है, और अदर जेंडर टू मेल ऐसा भी हो सकता है, अदर जेंडर टू फीमेल ऐसा भी. So many permutation combinations are possible. Everything is accepted under certain circumstances. That means क्या circumstances? Every sexual assault is not, every sexual intercourse is not sexual assault. Only under certain circumstances. What are the circumstances? First one, consent 0, without consent. Second, will -1. Will is -1, against her will. कंसेंट जस्ट नहीं होना काफ़ी है, मगर विल उसका उल्टा होना. शी वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम यू एंड यू उसको दबोच लिया है, दैट बिकम्स अगेंस्ट हर, दैट इज -1. देन अंडर कोअर्शन +1, कोअर्शन है, दैट इज +1. एंड व्हेन द वुमन इज अ माइनर एंड द आर द बॉय इज अ माइनर, मेल और फीमेल इज अ माइनर, इट कैन बी मेल और फीमेल. हाँ जी. And it is minor below the consenting age, because consent has no value as far as the minor is concerned. Minor in this case is 18 years. In this case, minor is below 18 years everywhere. Now, what are the facts you have to establish in case of a sexual assault? क्या establish करना है? पहला चीज़ sexual intercourse establish करना है, number 1. Second, will -1, consent 0, ये दोनों एस्टैब्लिश करना है. देन कंसेंट टू फियर और मिसरिप्रेजेंटेशन, दैट इज फ्रॉडुलेंट कंसेंट, कंसेंट बाय फ्रॉड. फ्रॉड में क्या आएगा? इट मे बी फियर,
मारूंगा, मिसरिप्रेजेंटेशन, मैं आई एम योर हस्बैंड, आई एम योर वाइफ, इस तरह से यू रिप्रेजेंट, वो याद नहीं है, भूल गया है, पागल आदमी है, जो भी है, so you presented like that, misrepresentation. Then victim is a minor, male or female is a minor. Then offender knows about the facts. That means जो कर रहा है is not mentally incapacitated. और जो कर रहा है वो mentally, वो खुद ही mentally incapacitated है, so he will be under exception. वो पागल आदमी है, पागल आदमी जो करता है तो he has no, it is not a crime. ठीक है, ऐसा हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट आर द रिलेवेंट फैक्ट्स. सेक्सुअल असॉल्ट के लिए क्या क्या रिलेवेंस है, आपको क्या प्रूव करना है, क्या रिलेवेंट आइटम्स लेके आना है, सो दैट योर केस विल स्टैंड इन ए कोर्ट. तो आप जब फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाओगे तो वो रिपोर्ट में आपको पूरा हिस्ट्री मालूम होगा. आप रिपोर्ट भी लिख रहे हो तो ये 4-5 आइटम आपको दिमाग में रखना है. मेक श्योर दैट दीज आइटम्स आर रिफ्लेक्टेड इन योर रिपोर्ट्स. IO भी दिखना है, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी दिखना है. ये दोनों अगर मिल गए एंड दीज 5 पॉइंट्स आर गिवन, बाकी सब जो भी है नहीं है तो भी फॉरगेट अबाउट इट. दीज थिंग्स आर एस्टैब्लिश्ड, देन केस विल बी वन. क्या है? फर्स्ट वन इज टेस्टिमनी ऑफ द विक्टिम अंडर सेक्शन 134. विक्टिम हैज़ टू से दैट आई हैव बीन वायलेटेड. Victim has to say that I have been violated. It is not sufficient that the mother of the victim says or the father of the victim says. आजू बाजू वाले बोलेंगे, गांव वाले बोलेंगे, दोस्त पड़ोस बोलेंगे, ये सब नहीं चलेगा. Victim herself or himself has to say that she has been violated. Next thing क्या है? Corroboration not necessary. Because sexual intercourse is ऐसा assault है, ऐसा एक क्राइम है जहाँ पे आई विटनेस नहीं होता है, थर्ड पार्टी नहीं होता है. It is all done in private. So corroboration from a third party is not possible. So it is not necessary. It has been removed. Second, medical examination. Section 45. FM doctor has to give certificate of injuries, of the fact that sexual intercourse has taken place, of the fact that somebody has acted upon it. ये सब डिटेल्स, इंजरीज है, क्या क्या है, ऐसा बहुत डिटेल उसका एग्जाम चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन. नेक्स्ट थिंग इज कंडीशन ऑफ क्लोथिंग एंड इंजरीज. क्लोथिंग कैसा है, इंजरीज कैसे हैं, अंडर सेक्शन 7 हाउ आर द रिलेवेंट टू पर्टिकुलर क्राइम, ये चाहिए. देन DNA एविडेंस. इफ एनी ऑफ द बॉडीली फ्लूइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय स्वैबिंग और वगैरह, उसका DNA एविडेंस, वेदर इट विल लिंक द एक्यूज टू द क्राइम. इसमें आपको सेक्शन 45 आएगा, एक्सपर्ट एविडेंस आएगा. दैट बिकम्स वेरी रेलेवेंट हियर. देन स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट, रेस गेस्टे. सेक्शन 6 रेस गेस्टे में आएगा, वो बोलेगा, किसी और के पास जाके बोलेगा, रिंग मारते दिनेगा, हाँ सी आई हैव 1 over so and so, मैंने ये बड़ा काम किया है, मैंने वो बड़ा काम किया है, अगर बोलते फिरा तो दैट इज़ ऑल्सो रेस गेस्टे. स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम. और विक्टिम जाके अपनी माँ को बताइए, विक्टिम जाके अपने दोस्तों को बताइए, विक्टिम जाके हॉस्पिटल में दिए. इवन दैट द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम एंड एक्यूज दोनों का इसका यहाँ पे रेस गेस्टे में आएगा. नेक्स्ट, एक्यूज्ड कॉन्डक्ट बिफोर एंड आफ्टर द इंसिडेंट, उसका कॉन्डक्ट सेक्शन 8 में आएगा. नेक्स्ट, दीज आर द 5 थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग ए सेक्शुअल असॉल्ट. नो व्हाट आर नॉट रिलेवेंट. हमको जो रिलेवेंट है जब हम पढ़ते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली इन ऑल बुक्स, कोई भी बुक होगा उसमें व्हाट इज़ नॉट रिलेवेंट नहीं पढ़ाया जाता है. आप कोई भी बुक पढ़ो उसमें ये नहीं रहता है कि भाई व्हाट इज़ नॉट रिलेवेंट. सो क्या होता है ना, मोस्ट प्रॉब्ली एनी एडवोकेट जो ब्रीफ प्रिपेयर करता है, ही स्पेंड्स मोर टाइम, वेस्ट मोर टाइम रादर ऑन द आइटम दैट आर नॉट रिलेवेंट. उससे आपका केस वीक हो जाता है. ऑलवेज आप याद रखिए, द मोर टाइम यू स्पेंड ऑन नॉट रिलेवेंट आइटम्स एंड लेस टाइम यू स्पेंड ऑन रिलेवेंट आइटम्स, द वीकर योर केस विल बी. अब वो केस डेफिनेटली हार जाओ. सो उसमें क्या है, व्हाट आर द नॉट रिलेवेंट फैक्ट्स. फर्स्ट, प्रीवियस सेक्शुअल हिस्ट्री ऑफ द विक्टिम. भैया दिस वन वॉज अ हैबिचुअल सेक्शुअल ऑफेंडर, or this lady was habitually, she used to go on promiscuity, she was promiscuous, not relevant. ठीक है. and section 146 and the proviso excludes cross examination to insult character. victim का character पे कोई भी question, that's why under section 146 they say is आपको जो क्वेश्चन देना है, अभी पॉक्सो में क्या ऐसा है, आप जो भी क्वेश्चन पूछना है, आप एक क्वेश्चंस का लिस्ट बनाओ, वो पहले जज को दो और जज देखेगा whether it is insulting to the character of the person or not.
If it is insulting to the character of the person, वो काट देगा. Those questions you cannot ask. And then wording is such that it is insulting. Then he'll change the wording and rephrase the wording. And only after getting clearance from the magistrate, वो जो questions magistrate ने आपको allow किया है पूछने के लिए, वही पूछ सकते हैं आप. You cannot ask everything. ठीक है? Next, victim's consent. If it is a minor, minor में consent has no value. Next, victim's lifestyle, dress. अभी बहुत सारे लीगल पंडित्स, पॉलिटिकल पंडित्स हैव कम आउट. ड्रेस ऐसा है, ये ड्रेस के वजह से हो रहा है. इतने सारे रेप्स हो रहे हैं इंडिया में, दैट बिकॉज ऑफ वेस्टर्न कल्चर, बिकॉज ऑफ दिस ड्रेसेस. ऐसा एक प्रथा चली है. बट हियर अंडर लॉ, इन लॉ, जिसका लाइफस्टाइल, उसका ड्रेस हैज़ नो मीनिंग, हैज़ नो वैल्यू. सो इफ यू पुट एनी सच लाइन इन योर ब्रीफ, if you try to write anything like that in your brief, then immediately the judge will say this fellow is negatively biased against the case, तो उसको काट देगा. So आप you lose the case. Next, judgment, which is the most important judgment on this. State of Punjab versus Gurmeet Singh, 1996. State of Punjab versus Gurmeet Singh, 1996. और एक दूसरा केस है तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मथुरा रेप केस 1979. तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मथुरा रेप केस 1979. और अपना वो केस है दिल्ली वाला का भी केस. दैट इज क्या नाम है उसका, व्हाट इज दैट लेडी इज कॉल्ड दिल्ली में, निर्भया केस. ठीक है. सो दीज आर द 3 केसेस. लेटेस्ट होगा निर्भया. अभी तो वेस्ट बंगाल का भी ऑर्डर नहीं आया, जजमेंट नहीं आया, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, थोड़े दिन चलेगा. बट निर्भया केस दिल्ली का वो है. देन यू हैव तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, देयर 2 वेरी वेरी फेमस केसेस. देन स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह. इसमें क्या है, कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन सोल टेस्टिमनी ऑफ ए विक्टिम. कोई भी कोराबोरेशन नहीं है, नोबडी एल्स हैज सीन, बट द विक्टिम ने बोला है, सर्कमस्टेंस रेस्गेस्टेस है, आपको एविडेंस मिला है, एंड उसका ऑपोजिट में और कोई एविडेंस लीड नहीं किया गया है एक्यूज, सो ही विल बी पनिश्ड. समझ में आ गया. दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विल बी द स्टेटमेंट बाय द विक्टिम दैट सो एंड सो हैज़ डन सो एंड सो एक्ट. बस इतना काफ़ी है. 80% केस हो गया. बाकी का 10% रेस गेस्टे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. वो टाइम पे, उस वक्त में वो वहाँ था कि नहीं था, हैज़ एनीबडी सीन हिम नियर बाई और नॉट, काफ़ी है. नेक्स्ट, वो भी नहीं है, आपका सेल फोन कहाँ पे है, टावर का वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काफ़ी है. और कोई अदर एविडेंस भी मिला है क्या, क्लोथ्स में, उसमें स्वैप्स में वगैरह वगैरह जो भी है, और कोई एविडेंस मिला क्या, दैट विल सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश द सेक्सुअल असॉल्ट. समझ में आ गया. ये दीज आर द 4, 5, 3 वेरी वेरी मेजर थिंग्स. क्या क्या हमने दिया, थेफ्ट दिया है, मर्डर दिया है, कल्पेबल होमिसाइड दिया है, सेक्सुअल असॉल्ट दिया. दिस इज द मोस्ट ऑफ द केसेस. 90% ऑफ द केसेस दैट यू डील विथ इन योर एंटायर कैरियर विल बी ओनली दिस. बट सिलेबस के हिसाब से हमारे थोड़े और आइटम्स हैं, वो आपको देखना है. विच आर द आइटम्स दैट यू हैव टू सी. फर्स्ट इज रॉबरी. रॉबरी क्या है, रॉबरी इज थेफ्ट प्लस. थेफ्ट में क्या नहीं है, थेफ्ट में वायलेंस नहीं है. रिमेंबर दैट. थेफ्ट में क्या नहीं है, थेफ्ट में वायलेंस नहीं है. जब थेफ्ट के साथ आप वायलेंस करोगे, वायलेंस को जोड़ोगे, या एक्चुअल वायलेंस और फियर ऑफ वायलेंस, इट कैन बी एक्चुअल वायलेंस और इट कैन बी फियर ऑफ वायलेंस. आपको धमका रहे हो, डरा रहे हो वायलेंस के बारे में, मारूंगा, एक डंडा लेके आए, मार दूंगा, मार दिया तो वायलेंस हो गया. मारूंगा बोलने से इट इज़ फियर ऑफ वायलेंस और फियर ऑफ वायलेंस. एंड यूज़ ऑफ वायलेंस एंड फोर्स, इट कैन बी यूज़ एज वेल एज फियर ऑफ यूज़. दोनों में अगर थेफ्ट के साथ ये दोनों अगर मिल गए, देन दैट बिकम्स रॉबरी. समझिएगा. थेफ्ट इज विदाउट कंसेंट मूविंग ए मूवेबल प्रॉपर्टी. रॉबरी इज थेफ्ट प्लस वायलेंस और फियर ऑफ वायलेंस इज इक्वल टू रॉबरी. बाकी सब एवरीथिंग विल बी द सेम. नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू एस्टैब्लिश. रॉबरी के लिए एस्टैब्लिश क्या करना है, पहला थेफ्ट तो एस्टैब्लिश करना ही है, ठीक है, थेफ्ट एस्टैब्लिश करना है. सेकंड थिंग इज यूज़ ऑफ फोर्स और फियर ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स, वो एस्टैब्लिश करना है, सेकंड पॉइंट. थर्ड थिंग इज
fear of such a force that the other fellow will become afraid. मर जाऊंगा, मेरे को बहुत ज़्यादा मार लेगा. That force, whatever you are threatening, should be such as to lead to death or a grievous hurt. उस तरह का. एक पेंसिल लेके बोलेगा मारूंगा, नहीं चलेगा. इतना बड़ा डंडा लेके मारना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा कम से कम. नेक्स्ट, द इंटेंट बिहाइंड द फोर्स. आपको मेंस रिया भी दिखाना पड़ेगा. आपको इंटेंशन वॉज टू कलेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी. थेफ्ट में क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी लेना होता है बस. ठीक है, तमंचा दिखा दिया, भाई जेब में जो भी है निकाल बाहर, दैट इज़ रॉबरी. ठीक है, ऐसे ही नॉर्मली उसके जेब में वो वहीं कहीं दिख रहा था, जेब में हाथ डाल के निकाल लिया, दैट इज़ थेफ्ट. जेब में हाथ डाल के निकाल लिए बिकॉज ऑफ योर कैपेसिटी और स्किल. ना इन रिलेवेंट फैक्ट्स इन रॉबरी क्या है, एक मोटिव है सेक्शन 8 में. देन पोसेशन ऑफ स्टोलन गुड्स सेक्शन 114. रॉबरी के बाद क्या होता है, उसका गुड आपके पास रहता है, दैट पोसेशन इटसेल्फ इज अ प्रूफ. थर्ड थिंग इज यूज ऑफ फोर्स और ए थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स अगेन अंडर सेक्शन 7. देन आई विटनेस अकाउंट्स और ए सर्वेलेंस, CCTV फुटेज है, आई विटनेस अकाउंट है. आपके ATM के बाहर CCTV लगा है. ठीक है, अब ATM से वो बाहर निकलने वाली है, यू पुश हर इनसाइड, शो हर ए गन एंड टेक द मनी. एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन CCTV. सफिशिएंट रॉबरी हो गया, फिनिश. देन वेपन रिकवर्ड फ्रॉम द एक्यूज सेक्शन 27. डिस्कवरी बाय द ऑफिस, वो खुद उसको कहीं और पकड़ा गया, तो उसको पकड़ लिया. वो बोला तुम्हारा ये तमंचा किधर है, मैं वहाँ पे फेंक दिया था, उसको साथ में लेके गए, वहाँ पे मिला. तो दैट इज़ डिस्कवरी बेस्ड ऑन हिज स्टेटमेंट. देन कॉन्डक्ट ऑफ द एक्यूज आफ्टर रॉबरी, वो ले लिया, गोल्ड निकाल लिया, तो क्या किया, गोल्ड निकाल के पान शॉप में गया बेचने के लिए, दैट इज़ कॉन्डक्ट पोस्ट रिकवरी. ठीक है. देन व्हाट आर नॉट रिलेवेंट फैक्ट्स, ये सब रिकवरी रिलेवेंट फैक्ट्स है. वो कौन सा आइटम है जो रिलेवेंट नहीं है, ये हर किसी के पास पैसे मांगते फिरता है साहब, भुक्कड़, इसके पास कुछ भी एक भी पैसा नहीं है. मेरे को 200 मांगा था, इसको 50 मांगा था, उसको 5 मांगा था, नेक्स्ट जाके चोरी कर दिया, दैट इज़ नॉट रिलेवेंट. ठीक है. नेक्स्ट, जनरल रेपुटेशनल कैरेक्टर, इसके इतने बड़े बड़े मूँछ हैं, हाँ, उसका ड्रेस ठीक नहीं है, उसको देखते ही मालूम पड़ता है चोर है, दिस थिंग्स आर नॉट रिलेवेंट. ठीक है. नेक्स्ट, रॉबरी का जजमेंट है. जजमेंट का नाम लिख लो, श्याम बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1957. ठीक है, श्याम बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो इसमें एविडेंस क्या आएगा, कि आई विटनेस आएगा, इंजरीज आएगा, CCTV फुटेज आएगा एंड रिकवरी ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी आएगा. ओनली 4 थिंग्स, आई विटनेस, इंजरीज, देन CCTV फुटेज, देन स्टोलन प्रॉपर्टी इज रिकवर्ड. ठीक है, आ गया. नेक्स्ट, अभी रॉबरी के बाद और एक है डेकॉइटी, डकैत. नाउ रॉबरी और डेकॉइटी अगेन इट इज़ रॉबरी प्लस थेफ्ट प्लस वायलेंस इज इक्वल टू रॉबरी. रॉबरी प्लस is dacoity. What is that plus? Robbery plus up to theft and robbery, it is one person is sufficient. एक आदमी काफ़ी. मगर रॉबरी अगर 5 या उससे ज़्यादा लोग मिलके करेंगे, 5 or more people combinedly do it, it becomes dacoity. So robbery plus 5 or more persons. Robbery plus 5 or more persons acting together, that is more important. Acting in collusion, acting to a plan, acting together, that becomes very important. That will be your dacoity. ठीक है. Now इसको क्या प्रूव करना है, what is it you have to establish? You have to establish theft, you have to establish violence, you have to establish 5 or more persons. ठीक है. Theft, robbery, dacoity, 3 stages. First stage is moving the movable property. Second stage is use of force or threat of use of force. Third stage is more than one person or 5 or more persons are involved. Then it becomes dacoity. So what you have to establish is robbery, 5 or more persons, participation and common intention. Most important point here is common intention. ऐसा नहीं कि पूरा भीड़ का जगह है, भीड़ में 100 आदमी पड़े हैं, भैया 100 आदमी आके मुझे लूट के ले गए, ये डकैती हुआ, नहीं होता है. जब 100 आदमी मिलके एक यूनिजन में, एक ग्रुप में, एक कॉमन इंटेंशन के साथ आपको लूटने आते हैं, देन इट इज़ डेकॉइटी. बट 100 आदमी वहाँ पे है, उन सबके बीच में वो आपकी जेब से पर्स निकाल कर ले गया, इट बिकम्स ओनली थेफ्ट, इट डज नॉट बिकम डेकॉइटी.
Get the idea? Next, what are the relevant facts? Participation in unlawful assembly, it is relevant. 5 या 6 लोग जो एक नेगेटिव काम के लिए आप जमा हुए, that is unlawful assembly. Assembly is 5 or more persons coming together. This 5 or more persons has come from this definition of unlawful assembly under 149 IPC and section 10 of Evidence Act. It is 149 IPC and section 10 of Evidence Act. इसमें क्या दिया गया है? Unlawful assembly का definition. Unlawful assembly is my 5 or more persons with a negative intention. Unlawful, against the law. Against the law आपका कोई intention है. And you participate in that assembly. That becomes relevant fact. Next, statement made by co-accused is used against you. इसमें एक सुलह सहूलियत जो दी गई है, भैया 5 लोग हैं, 5 में एक किंग पिन रहेगा और लास्ट वाला तो सिर्फ सामान उठाने के लिए एक रहेगा, ड्राइवर वगैरह हो. तो इन ऑल प्रॉबिलिटी क्या होता है, किंग पिन प्लान रहता है, बाकी 3 लोग डकैती में दे पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दैट, and then the last fellow is only used to either run the vehicle or take the things, or एक donkey का job है उसका. Even if that fellow comes and tells you that these are the 5 fellows involved and हम सब मिल के गए थे, यही लूटने गए थे, यही करने गए थे, this dacoity we have committed, this is our plan, वो लास्ट वाला भी बोल दिया, तो बाकी सब it is valid against all the 5, and all the 5 of them will be punished equally. All the 5 will be punished equally, even though you may say मेरा कुछ भी काम नहीं था, मैं बाहर कार के पास खड़ा था. Still, you are part of the unlawful assembly with a common intent, you are punished. Next, weapons used and recovered. Section 27. There are all violence में तो weapons रहते ही हैं. So weapons if you are taken with you is sufficient. It is not necessary that you should use the weapon. Weapon साथ है काफ़ी है. Then eyewitness accounts. कोई eyewitness है, res geste है, section 6 है. Then that stolen property is recovered from you. These are the relevant facts that are to be posted. पहला क्या है, प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, कोई आई विटनेस बोलना चाहिए, देन वेपन मिलना चाहिए, देन को एक्यूज्ड आपके अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट देना चाहिए. सो दैट्स वाई इन इन्वेस्टिगेशन व्हाट दे डू व्हेन 5 or more persons are involved, the IO will find who is the weakest person in the link. सबसे छोटा कौन है, सबसे माइनर कौन है, या सबसे लोएस्ट सोशल स्टेटा में कौन है, वैसे आदमी को पकड़ेंगे, उसको he'll be put through the rigor, and that fellow will break first before everybody else, and he gives all the details. Now what are the not relevant items? What is not relevant? ये इनकी दोस्ती में दूसरा तीसरा आदमी था, ये सब लोग सब मिलके एक जगह पे कैरम खेल रहे थे. उनका एक अड्डा है रोड साइड में, सब लोग रोज़ रात के 9 बजे कैरम खेलते हैं. You go to West Bengal and every corner, every nook and corner you will have a कैरम बोर्ड विथ लाइट. सब लोग वहाँ पे यूथ पूरे वहाँ पे जमा होकर कैरम खेलते रहे, रात के 12 बजे तक खेलते रहे. तो उनका एक्टिविटी है. सपोजिंग ही इज जनरली एसोसिएटेड विथ हिम ड्यूरिंग कैरम्स, बट ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल दैट बैंड विच हैज़ गॉन टू डू द डेकॉइटी. ही इज़ नॉट रिलेवेंट फैक्ट. देन पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड, इट इज़ रिलेवेंट. यहाँ पे क्या होता है, अभी नया BNS में क्या है, फर्स्ट offense there is a different punishment, repeat offense there is a higher punishment. So in this case past criminal record has a greater meaning, it is also a relevant one. Then personal relationship of the accused का victim का क्या relationship था, we are not bothered about. Next, what is the relevant judgment? Important judgment इसमें क्या है, गोविंदप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. गोविंदप्पा वर्सेस स्टेट 2010. इसमें द नंबर ऑफ पर्सन्स 5 or more it was established, कॉमन इंटेंशन, यूज़ ऑफ फोर्स एंड रिकवरी ऑफ स्टोलन गुड्स. समझना अलग है, सिलेबस कंप्लीट करना अलग है. अभी हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे. समझने का आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7, कोई बात नहीं. अभी आएगा नेक्स्ट है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, इंडियन पिनल कोड हो गया, जो मेजर आइटम्स है हमने वो देख लिया. अभी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, थर्ड वाला. ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है. सो इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, द मेन थिंग इज़ द थ्रस्ट हैज़ बीन चेंज्ड. थ्रस्ट क्या है,
Earlier it was the criminal procedure code. It was concentrating on the criminal. क्रिमिनल को क्या प्रोसीजर में आप पनिशमेंट दे सकते हो उतना ही दिखाता. अभी द एम्फेसिस हैज़ बीन चेंज फ्रॉम क्रिमिनल टू द नागरिक, द सिटीजन. हाउ सिटीजन कैन बी प्रोटेक्टेड. समझ में आ गया ना. इट इज़ ए ग्लास हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी. इससे पहले हाफ एम्प्टी पे ट्रस्ट था. द ट्रस्ट वॉज एन हाफ एम्प्टी. नाउ द ट्रस्ट इज़ एन हाफ फुल. आप बोल सकते हो तो एक ही है, इट इज़ बातों का बस खेल है. इट इज़ ओके बट द ट्रस्ट हैज़ बीन चेंज. नंबर 1. सो इट इज़ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. जब नागरिक का नाम आता है तो देन यू विल हैव क्रिमिनल एज वेल एज विक्टिम एज वेल एज विटनेस. हाँ जी. एंड द पब्लिक, जो सोसाइटी, ये चारों पे आपको एक्ट बना. आगे जाके आप जब भी इसका अमेंडमेंट करोगे, जब भी आप इनमें ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन लगाओगे तो आपको इन चारों को लेना पड़ेगा. क्या क्या लेना पड़ेगा. क्रिमिनल को लेना पड़ेगा, विक्टिम को लेना पड़ेगा, सोसाइटी को लेना पड़ेगा, और आपका और कोई एनीबडी हु इज़ अफेक्टेड. ठीक है. उन सब के लिए आप इसको प्रोविज़न करना पड़ेगा. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CRPC एंड BNSS. समझ में आ गया. कोई पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस इन ट्रस्ट. फॉर एग्जांपल विक्टिम है. विक्टिम के लिए अभी बहुत सारे प्रावधान हैं, सो दैट यू कैन हैव टू गिव हिम इमीडिएट अटेंशन, immediate medical attention, immediate money, immediate rehabilitation, okay, so that he can live his life. ठीक है. And then some protection to the victim so that he is not re-victimized in the court procedure. These things have been given. Then witness के लिए witness protection program, वो भी इसमें पार्ट एंड पार्सल बना दिया गया है. और विटनेस आएगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा. आप उसको बुलाओगे. आजकल ऐसा है ना, आप बुलाओ, हाँ आ जाओ, नहीं आएगा तो जेल में डाल देंगे. डरा के आप बुला रहे हो. अभी आजकल क्या है, आप बुलाते हो, अपने काम से बुलाते हो, कोर्ट के काम से बुलाते हो, तो उसको पैसा देना पड़ेगा. मिनिमम ही सही मगर देना पड़ेगा. आने जाने का खर्चा और एक दिन का खाने का खर्चा उसको देना पड़ेगा. इस तरह के प्रोविज़न वहाँ पे रखे गए. ठीक है. सो लाइक दैट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज़ नाउ स्लोली शिफ्टिंग टू द नागरिक सुरक्षा संहिता, सिटीजन प्रोटेक्शन, फ्रॉम ए क्रिमिनल प्रोसीजर टू ए सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट. इतना समझ में आ गया. नाउ देयर आर ओनली फ्यू पॉइंट्स दैट हैव बीन गिवन इन आवर CRPC दैट इज़ रिलेटेड टू, पूरा CRPC इन्होंने नहीं दिया है, दैट इज़ रिलेटेड टू फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक रिपोर्ट एंड रोल ऑफ फॉरेंसिक्स इन CRPC में अपना रोल जितना है उसके रिलेटेड 4-5 इन्होंने सेक्शन डाले हुए हैं. तो 2 सेक्शंस ओनली आई एम टेकिंग. अब वो सेक्शन में क्या होता है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर जो भी CRPC है उसमें क्या होता है, प्रोसीजर इज़ इम्पॉर्टेंट. प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, एक्शन. एक्शन बाय होम, एक्शन बाय IO, एक्शन बाय द फॉरेंसिक साइंटिस्ट. आपको क्या एक्शन लेना है, IO को क्या एक्शन लेना है, ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन दीज सेक्शंस एंड देन कन्वर्टेड देम इनटू एक्शन पॉइंट्स. कौन कौन क्या एक्शन लेगा, सो दैट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, एसेंशियल, वो आपको मिल जाएगा. ठीक है. लिविंग अलॉन्ग द ऑल द लीगलिस. जार्गन में जाओगे तो आपको ये सब करते करते तुम्हारे कुछ, हम लोग 6 महीने पढ़े थे इसको, तो 6 महीने लगेगा. 6 महीने हमको उतना टाइम है नहीं. सो आपको हर एक चीज़ में ये सेक्शन है, इन्होंने हमको सिलेबस में दिया है. इसका रिलेवेंस मेरे तरफ क्या है एज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट, इसका रिलेवेंस IO की तरफ क्या है एज ए IO, एंड फाइनली क्रिमिनल जस्टिस में, कोर्ट में इसका क्या रोल होगा, इसमें क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन नहीं लेना है, इतना हमको जानना है. ये ज़रूरी है. वो मैंने एक्शन पॉइंट उसमें से निकाले हैं, निकाल के यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं. ठीक है. नाउ फर्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द सेक्शंस. 53 है, 53, देन 53A, देन 54, 53, 53A, 54. ये है डॉक्टर, फॉरेंसिक मेडिसिन वाले हैं ये पूरे, ये तीनों फॉरेंसिक मेडिसिन वाले हैं. देन आएगा 291, 292, 293, देन 311A. ठीक है. और ऊपर पूरा एक्सपर्ट का है, 291, 292, 293 एक्सपर्ट का है, एंड 311A, 329, 349 ये FM का डिपोजर्स, गवर्नमेंट एक्सपर्ट एंड मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर स्पेसिमन सिग्नेचर. इतने सारे हैं बस. ठीक है. नो लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन दिस सेक्शंस. हाँ जी. उसका BNSS में क्या क्या नंबर है. BNSS का नंबर लिख लीजिए. CRPC का नंबर है 53, 53A, 54, 291, 293, 311A. These are the numbers for CRPC. Relevant numbers for BNSS are
53 का 51 बन गया, देन 52, देन 53, 50 के सीरीज में ही है दोनों, 51, 52, 53। देन आएगा 291, 293, 311, वो बदल के आ गया 326, 329 और 349, 326, 329, 349, ये है BNSS में। सो आपको कुल मिला के 6 + 6 12 नंबर लिख लिए आपने, ठीक है। CRPC के 6 नंबर और BNSS के 6 नंबर, समझ में आ गया, लिख लिए। नाउ लेट्स सी फर्स्ट वाला सेक्शन 53। इट इज़ द, अभी क्रिमिनल को आपने पकड़ा है, क्रिमिनल को पकड़ा है, एक्यूज को पकड़ा है, सस्पेक्ट को पकड़ा है। ये तीनों में क्या अंतर है? सस्पेक्ट इज द IO थिंक्स ही इज पॉसिबल, ओके। एक्यूज चार्जशीट उस पर फाइल किया गया है, ही हैज़ बीन एक्यूज्ड, ओके, एंड देन he has been convicted, then he becomes a convict. And all three of them are under the one heading of criminal. All three are under criminal. समझ आ गया? एक है suspect, दूसरा है accused, तीसरा है convict. What is the difference? Suspect है IO के दिमाग में उसका उस पर suspicion है, समझ में आ गया? And he may be completely innocent. Next is convict है, नहीं, नेक्स्ट इज एक्यूज्ड है, जहाँ पे चार्जशीट फाइल किया गया है, ये चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम, ही हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ समथिंग, सो ही हैज़ टू बी अंडर द रूल ऑफ द CJ सिस्टम और द पुलिस और द जुडिशरी और द जेल, एंड देन गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस, बिकॉज द स्टेट वर्सेस द एक्यूज्ड, स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड यहाँ पे चलेगा। देन फाइनली कन्विक्ट है, जहाँ पे जज ने आपको कन्विक्शन दे दिया है, एक ऑर्डर पास कर दिया, लोएस्ट लेवल ऑफ जज जो भी है आपका रिलेवेंट मैजिस्ट्रेट है, जो भी है, उसने ऑर्डर पास कर दिया कि यू हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ दिस क्राइम। देन ही स्टिल फ्री टू गो फॉर अपील एंड गेट हिमसेल्फ एक्विटेड, ठीक है। सो दिस थ्री थिंग्स, ऑल थ्री आर कम अंडर क्रिमिनल कैटेगरी, समझ में आ गया ना। अब जब भी एक किसी आदमी को लेते हो तो हमारे इंडिया में बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, पुलिस वाले क्या करते हैं, 3rd डिग्री यूज़ करते हैं, भाई उसको मारते हैं, हाँ जी, अंधाधुंध उस पर लाठी चल जाती है। सो अभी कोई एक्ट है तो उसको किसी आदमी को बचाना है, किससे बचाना है, पुलिस से बचाना है। पुलिस कौन है? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही एक्ट करना है कि वो गवर्नमेंट के खुद के आदमी से पब्लिक को बचाना है। उसको क्या करेंगे, पहले डॉक्टर के पास ले जाओ, बिफोर यू स्टार्ट बीटिंग हिम टेक हिम टू ए डॉक्टर, बोलने का मतलब इतना ही है, आपको मारने से पहले डॉक्टर के पास ले जाओ, उसका हालत क्या है लिस्ट कराओ, बाद में जब थोड़ा बीटिंग हो जाए फिर और एक बार डॉक्टर के पास ले जाओ, फिर उसका जांच कराओ। ये दोनों डिफरेंस, दोनों रिपोर्ट कोर्ट में पेश करो, दोनों रिपोर्ट जब आजू बाजू रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बीच में बीटिंग कितना हुआ है, समझ में आ गया। दिस मेन पर्पस वही है। तो इसमें देखिए सेक्शन 53 पहला, इट इज़ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर at the request of police officer. When you are arresting him for the first time, you have to immediately take him to a doctor and get him examined. हाँ जी, ये this is not to implicate him, this is to protect him from the future beatings that is going to happen. समझ में आ गया? So here में essential action क्या है? Who is the authority who will give this order? डॉक्टर के पास ले जाओ, कौन बोलेगा? So here the authority is a police officer, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर कम वाले हैरा गहरा तो खैरा नहीं बोलेगा, कोई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या होमगार्ड ये ऑर्डर नहीं दे सकता, समझिए। ओनली ए पर्सन ऑफ द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर और अबव कैन ऑर्डर द पर्सन बी टेकन टू ए डॉक्टर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके लिए एक बाकायदा एक प्रोफार्मा होता है, उसमें रिक्वेस्ट होता है एड्रेस टू द मेडिकल ऑफिसर बाय साइन बाय दिस सब इंस्पेक्टर और अबव or SHO saying that this particular person has been apprehended, इतने लिखते हैं apprehended, please conduct a medical examination on him and hand him over to the police person who is accompanying him, simple इतना ही लिखा होगा, ठीक है, with the report. So medical examination कौन करेगा? It should be done by a registered medical practitioner. Registered medical practitioner का मतलब क्या है? हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल ले जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ ले जाओ, नहीं मिला तो क्लिनिक है वहाँ ले जाओ, वो भी नहीं मिला तो सिर्फ RMP है उसके पास ले जाओ, कोई ना कोई विद इन द पॉसिबिलिटी। आपके एरिया में क्या है, आप कहीं पे
दूर कहीं पे किनारे पे हो, वहाँ पे कोई डॉक्टर 100 किलोमीटर तक कोई नहीं मिलेगा, तो आजू बाजू का जो आरएमपी है, छोटा मोटा डॉक्टर है, उसी के पास ले जाओ। इसलिए दे सेड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, दे नेवर सेड एमडी एमएस, ओके, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ आरएमपी। नाउ व्हाट इज द पर्पस? क्यों? टू गैदर एविडेंस रिलेटेड टू क्राइम रिगार्डिंग इंजरीज, फिजिकल मार्क्स एंड इंटॉक्सिकेशन। ये इतना, दिस इज व्हाट इज स्टेटेड, बाहर जो बताया गया है। जो अंदर का बात है मैंने बताया, उसको आगे जाके उसको मार पड़ने वाला है, उससे बचाने के लिए, उसके लिए एक रिकॉर्ड बनाने के लिए, उसे बेस चाहिए ना, बेस बनाने के लिए। एंड द अदर थिंग इज़, फॉर एग्जांपल, अगर वो चोरी किया है तो एट द सीन ऑफ क्राइम यू मेट हैव एनकाउंटर्ड सम इंजरीज, वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगे, फ्रेश इंजरीज। सपोजिंग ही इज डन इन सेक्शुअल असॉल्ट, उसमें उसके बॉडीली फ्लूइड्स वगैरह लेंगे, उसका स्वैब्स वगैरह लेंगे, तो दैट विल बिकम ए एविडेंस अगेंस्ट हिम, वो भी ले लेंगे। और वो इंटॉक्सिकेशन में पिया हुआ है, ड्राइविंग किया है, एक्सीडेंट कर दिया है, तो इंटॉक्सिकेशन का उसका लेवल क्या है वो मालूम पड़ेगा। दिस इज़ द पर्पस ऑफ दिस थिंग। देन कंसेंट, इसमें कंसेंट की ज़रूरत है क्या? अर्लियर देयर वाज अ लॉट ऑफ केसेस आर देयर जहाँ पे दे सेड कंसेंट इज़ नॉट गिवन। अगर कंसेंट नहीं दिया तो आपका क्या पोजिशन है? अभी BNSS में क्लियरली लिखा गया है कंसेंट का कोई रोल नहीं है। व्हेन यू आर सस्पेक्टेड यू शुड गिव ऑल द एविडेंसेस, ऑल द नमूना, जितना भी आपको सैम्पल्स चाहिए वो देना ही पड़ेगा। दैट हैज़ बीन मेड वेरी क्लियर इन BNSS. इन CRPC देयर वाज स्टिल सम डाउट, लॉट ऑफ केसेस वर देयर रिगार्डिंग कंसेंट। अभी वो केसेस बनने का कोई चांस नहीं है। सो कंसेंट, एक्सप्लिसिट कंसेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। देन डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आएगा? वो डॉक्टर अपना रिपोर्ट लिखेगा, उसमें वो डेट देगा, टाइम देगा, उसका फाइंडिंग्स देगा। किस किस चीज़ का फाइंडिंग्स देगा? ही विल टॉक अबाउट इंजरीज, जनरल आउटलुक कैसा दिख रहा है, देन ही विल टॉक अबाउट फिजिकल मार्क्स एंड ही विल टॉक अबाउट इंटॉक्सिकेशन, एंड देन इफ इट इज रिलेटेड टू सेक्शुअल असॉल्ट वगैरह ही विल टेक स्वैब्स वगैरह एंड देन लिस्ट आउट। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 53. नाउ लेट अस सी section 53A. Now 53A is part of 53 and that is specially included for sexual assault. तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसीजर दिया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, वेयर इट शुड बी वीडियोग्राफ एंड देयर शुड बी ए लेडी डॉक्टर, देयर शुड बी ए पैनल ऑफ डॉक्टर्स एंड दे शुड डू इट इन ए पर्टिकुलर प्रोसीजर एज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, फॉलो करते हुए करना चाहिए। इसलिए 53A डाला गया है। इसमें क्या है? स्पेसिफिक टू केस ऑफ रेप ओनली वेयर मेडिकल एग्जामिनेशन अक्यूज इज क्रिटिकल, यानी कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्पीड, द टाइम, डोंट वेस्ट टाइम बिफोर ऑल द एविडेंस इज बीइंग आइदर वॉश्ड आउट और इट इज बिकम अनअवेलेबल। यू हैव टू टेक ऑल दो स्वैब्स लेना है, आपको सैंपल लेना है, जो भी लेना है वो लेना है। सो दैट इज़ क्रिटिकल, इट इज़ क्रिटिकलिटी दैट मेक्स 53A एक सेक्शन के लिए ला गया। देन द एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज़ गिवन अंडर मेडिकल काउंसिल ने प्रोटोकॉल दिया हुआ है, पिनल कोड ने प्रोटोकॉल दिया हुआ है। सो फॉलो ऑल दोज गाइडलाइंस। देन द मेडिकल रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या चाहिए? रिपोर्ट में इंजरी चाहिए, बॉडीली फ्लूइड्स कलेक्ट करना चाहिए, फिजिकल एविडेंस लेना चाहिए, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लेना चाहिए। ऑल दीज मेजरमेंट्स हैव टू बी टेकन। सिग्नेचर चाहिए तो सिग्नेचर लेना चाहिए, फिंगरप्रिंट चाहिए तो फिंगरप्रिंट लेना चाहिए। ओके, हिज क्लोथ्स अगर इफ दे आर देयर, if you have to be collected, you have to collect the clothes, underwear, everything has to be collected. That also provision is there here. Then timeliness, it should be prompt, क्योंकि evidence वो चला जाएगा, sexual assault का evidence with time, with washings, it will go away. So in order to protect the evidence, इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होगा? It should be signed by the medical officer. एंड इट शुड बी वेरी थरो, द रिपोर्ट शुड बी थरो, कहीं पे भी डैश NA ऐसा सब डिटेल लिखना चाहिए। एवरी प्रोविज़न FM रिपोर्ट में, इंजरी रिपोर्ट में जितना भी प्रोविज़न है, जितने भी कॉलम्स है, हर कॉलम को डॉक्टर खुद अपने हाथ से इन फुल लिखना चाहिए। आई हैव ऑब्जर्व, समझो क्या करते हैं नॉर्मली, ये डैश हर चीज़ डैश मार के छोड़ देते हैं। अभी वैसा नहीं चलेगा। सपोजिंग इट सेज इंजुरीज ऑन द हेड, injuries on the body, on the hand, here. Then you should say, I have observed, nothing incriminating has been found. I have observed, this is the color, this is the presentation, this is my conclusion. Color बनेगा, presentation बनेगा, detail of injury बनेगा, then is conclusion. चारों लिखना चाहिए. We cannot just say dash accused, he is a rape accused.
ही हैज़ डन दिस एक्ट, नो कंक्लूजन्स, यू हैव टू गिव इन डिटेल, ठीक है, वॉट एवर इज़ योर प्रेजेंटेशन। इसलिए 53 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे एकदम टोटल प्रोविजंस है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के भी टोटल प्रोविजंस है, बोथ हैव टू बी फॉलोड बाय अ डॉक्टर। हाँ जी, 53 है। नेक्स्ट कम्स द 54, अगेन इट इज़ एग्जामिनेशन। हियर इट इज़ द राइट, अब तक क्या था, पुलिस वाला कर रहा था। 53 ए इज़ द राइट ऑफ द पुलिस। अभी 54 है, दिस इज़ टू नेल डाउन द पुलिस, इट इज़ द राइट ऑफ द accused or his advocate, accused or his panel advocate, he can suggest, ask for a recording of the injuries or the recording of the health condition of the accused while in police custody। कितने बार भी पूछ सकते हैं, हर दिन भी पूछ सकते हैं, और एट द एंड ऑफ 2-3 days और 1 week भी पूछ सकते हैं, जब चाहे आप पूछ सकते हैं। अंडर 54 यू हैव अ राइट, दिस इज द राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, ही इज़ नॉट एक्यूज, अभी भी उस पर चार्जशीट नहीं लगाया गया है, ही इज़ नॉट ए कन्विक्ट, अभी भी जज ने उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं दिया है, ही इज़ ओनली एन अरेस्टेड पर्सन, ही इज़ नॉट इवन ए सस्पेक्ट, ही मे नॉट बी इवन ए सस्पेक्ट, ठीक है। मैंने 3 उसके टर्म्स दिए थे, इसमें 4था टर्म है ना, अरेस्टेड पर्सन। सो अरेस्टेड पर्सन इज बिलो सस्पेक्ट ऑल्सो, अरेस्टेड पर्सन उसके ऊपर सस्पेक्ट, उसके ऊपर नो एक्यूज, उसके ऊपर कन्विक्ट, ठीक है, लाइक दैट। सो हियर अरेस्टेड पर्सन का राइट है, ही हैज़ अ राइट टू बी मेडिकली एग्जामिन टू रिकॉर्ड एनी इंजरीज और हेल्थ कंडीशन एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। देन रिक्वेस्ट कौन करेगा, अरेस्टेड पर्सन करेगा या उसका लॉयर करेगा, उसका फैमिली मेम्बर करेगा, तीनों में कोई भी कर सकते हैं। देन एक्शन, go and conduct examination as soon as possible after the arrest. Then medical report, the report should contain list of injuries, क्या क्या इलनेस था उसका फिजिकल कंडीशन क्या है, should be signed by the medical officer. Then ये रिपोर्ट कब तक, it should be till the rights of the accused are preserved, till it is presented to the court of law, तब तक उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। आज लिख दिया कल फाड़ दिया नहीं चलेगा। हाँ जी। देन नेक्स्ट, ये मेडिकल ऑफिसर का हो गया। देन सेक्शन 291 आएगा, डिपोजिशन ऑफ द मेडिकल विटनेस, ये एक्सपर्ट विटनेस के तौर पे आएगा, एक्सपर्ट विटनेस के तौर पे आएगा, ये डॉक्टर आएगा, ही कम्स टू द विटनेस बॉक्स एंड ही डिपोजेस। इसमें क्या है, डिपोजिशन, मेडिकल विटनेस कैन सबमिट देयर एविडेंस इन राइटिंग, यानी कि मेडिकल का इतने टर्म्स होते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, ही कैन से भैया माई रिपोर्ट इज़ इन राइटिंग, अभी ले लीजिए मेरा रिपोर्ट, इसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पूरा का पूरा अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो साल लग जाएंगे। तो ही कैन गिव एवरीथिंग इन राइटिंग एंड इट ओवर टू द कोर्ट एंड आस्क टू बी क्रॉस एग्जामिन्ड बेस्ड ऑन दैट, इट इज़ पॉसिबल। हाँ जी। नेक्स्ट, सर्टिफिकेशन, द रिटन डिपोजिशन शुड बी सर्टिफाइड बाय द जज। अगर ये रिटन में देता है तो जज को देता है, जज शुड क्रॉस सर्टिफाइड, दिस इज सबमिटेड टू मी बाय द मेडिकल ऑफिसर ड्यूरिंग हिज एग्जामिनेशन इन चीफ, बल्कि साइन करके और रिकॉर्ड में लेना चाहिए। देन एडमिसिबिलिटी, द डिपोजिशन इज एडमिसिबल इन कोर्ट विदाउट द मेडिकल विटनेस हैविंग टू अपीयर इन पर्सन प्रोवाइडेड द अपोजिट पार्टी कंसेंट्स और द कोर्ट फाइंड्स इट नेसेसरी। 291 में क्या है, सपोजिंग डॉक्टर को अभी ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन के लिए जाना है, वो सुबह आ गया कोर्ट पे, कोर्ट में शाम तक बैठेगा, कब आएगा तुम्हारा नंबर नहीं मालूम, बोलता है मेरे तो पेशेंट मर जाएंगे, उसके लिए मैं क्या करूँ। मैंने सेड ओके ठीक है, आप डिपोजिशन लिख के लाए हो, हाँ लाए हैं, ले जाइए किसी मैजिस्ट्रेट पे साइन करा दीजिए, नोटरी से साइन करा दीजिए, ठीक है, और उसको सबमिट कर दीजिए और अब चले जाइए। अगर अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, अगर जज भी ऑब्जेक्ट नहीं करेगा तो आपका रिपोर्ट्स काफ़ी है, आपके रिपोर्ट पे बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्ट करेगा, अपोजिट का लॉयर ऑब्जेक्ट करेगा या जज को खुद को डाउट है, आपने जो लिखा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको फिर से और एक बार बुलाएंगे। दिस प्रोविजन इज देयर इन 291। देन क्रॉस एग्जामिनेशन, इफ रिक्वायर्ड द मेडिकल विटनेस में स्टिल बी कॉल्ड फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। आप रिटर्न में दे दिए, फिर भी आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा एंड यू हैव टू कम, ठीक है। नेक्स्ट 292, एविडेंसेस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द मिंट। दिस वन मिंट मालूम है, मिंट इज वेयर द कॉइन्स आर मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिंट इज वेयर कॉइन्स आर मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉइन्स कौन से होते हैं, अभी 4 आना 8 आना 1 रुपया इतने ही चल रहा है अभी सब। इससे पहले 1 पैसा 2 पैसा 20 पैसा ये भी था, आजकल वो बंद हो गए, 2 पैसा 5 पैसा 20 पैसा ये सब बंद हो गए। अभी क्या 4 आना 8 आना 1 रुपया इतना ही बड़ा। दीज आर द थिंग्स दैट आर अवेलेबल एंड दीज आर ऑल्सो करेंसी।
Why it is important is because they are also less than 1 rupee. 1 rupee and below is the property of Government of India. इतना याद रखिए आप. 1 rupee and below the currency coins of 25 paisa, 50 paisa, 1 rupee and 1 rupee note. 1 rupee coin as well as 1 rupee note. These are all the property of Government of India. और 2 रुपये से जितने भी ऊपर के नोट हैं 2000 तक, दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. कितना लिख लीजिए आप. दिस इज़ द वेरी बेसिक चेंज. क्योंकि इफ यू सी जस्ट टेक आउट, आजकल आपको तो 1 रुपये का नोट नहीं मिलेगा, फिर भी अगर 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये का नोट निकाल के देखो, उसमें लिखेगा आई प्रॉमिस टू पे एंड इट इज साइंड बाय द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आई प्रॉमिस टू पे लिखा होगा, नीचे साइंड बाय द गवर्नर ऑफ इंडिया, बीच में लिखा होगा द इक्वलेंट ऑफ रुपीज सो एंड सो. यानी कि इतने सारे 1-1 रुपया मैं दूंगा, इतने सारे 1-1 रुपया मैं दूंगा. क्यों बोलना पड़ा 1-1 रुपया मैं दूंगा? बिकॉज दिस इज ए प्रॉमिसरी नोट, ए द बेरर प्रॉमिसरी नोट. नॉर्मली nobody else is allowed to give a bearer promissory note. This is the only exception made, a bearer promissory note signed by the governor of Reserve Bank of India, which is circulated in the public, so that anybody who has got that note has a right to obtain equivalent number of rupees from the Reserve Bank of India branch or any bank which is under Reserve Bank of India. Get the idea? ये provision के लिए वो बनाएगा. So पैसा, all the coins and 1 rupee are the property of Government of India. 2 rupees and above up to 2000 are the property of Reserve Bank of India. Then 2000 रुपया ले जाके गवर्नमेंट के पास जाके पैसे नहीं मांग सकते. 2000 रुपया लेके बैंक के पास जा सकते हैं या आप रिजर्व बैंक के पास जा सकते हैं टू गेट इक्वलेंट ऑफ रुपीज. So here now the mint people, these are the officers of the mint who will be called for evidence regarding genuineness of coins and currency. This mint includes the Reserve Bank of India officials also. This mint includes the document division of FSL also, because FSL में भी डॉक्यूमेंट में ये लोग बनाते हैं कि ये करेंसी नोट जेन्यून है नहीं है. रिजर्व बैंक वाले भी बताते हैं कि नोट जेन्यून है कि नहीं है. मिंट वाले भी बनाते हैं कि कॉइन का करेंसी जो है, ये कॉइन है, ये जेन्यून है कि नहीं है. सो दिस 3 categories of people are included in this officers of the mint. So the evidence can be presented through a written report or a deposition by the officer. Written report भी दे सकते हैं या orally भी डिपोज कर सकते हैं. Now the court can accept this evidence without the officers being physically present, subject to verification if contested. So 292 आपने रिपोर्ट दे दिया है, रिवर 292 अगर FSL वाला बोलता है, so the court can accept it, but provided the opposite party should accept it or the judge himself should accept it. जज का भी कोई इंक्लिनेशन होना चाहिए, भाई रिपोर्ट ठीक है काफ़ी है, या अपोजिट पार्टी भी एक्सेप्ट करना चाहिए, भाई उसको आने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ एनी ऑफ देम से नो ही हैज़ टू बी प्रेजेंट, देन यू हैव टू बी प्रेजेंट. 292 विल नॉट प्रोटेक्ट यू. देन है 293 रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स. इसमें अगेन यू विल कम, FSL will come, serologist will come, scientific authorities will come, any professor who gives an opinion will come, any scientist who gives an opinion will come, anybody in the art, science, techniques, so engineering, जो भी है all over the world, any person who is an expert in any particular field is coming under this. General 293. Here includes experts from government departments, chemical examiners, serologists, other authorities. They can submit their findings in written. It is admissible as evidence without the need for him to appear in person, but if it is required for cross-examination, he will be called. हाँ जी. 292, 293, 291, 292, 293 हो गया, एक्सपर्ट्स के बारे में हो गया. Now comes 311A. It is the power of magistrate to order a person to give specimen, signature or handwriting. Specimen, signature और handwriting देने का अभी BNSS में भी बताया गया है कि भैया a magistrate is competent to ask you to give your DNA sample also. इससे पहले DNA sample के बारे में थोड़ा डाउट था, when the CRPC was there, नहीं उसके लिए कंसेंट चाहिए नहीं चाहिए, बिकॉज many times पैटर्निटी केसेस में the father used to deny permission. He says मैं नहीं दूंगा, मेरा सैंपल नहीं दूंगा.
अभी इट हैज़ बीन मेड कंपलसरी अंडर BNSS कि भैया ऐसा नखरे नहीं चलेंगे, आपको सैंपल चाहिए, आपका क्राइम ये है, इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू साइंटिफिक expertise being used against you, then you must give whatever sample that is required for the scientific expert. ये आ गया है आपको. So based on this you can take specimens from the witnesses, you can take specimens from the suspected person, you can take specimen from the arrested person or the convict or anybody, any of these categories. Now उसमें क्या है, अथॉरिटी किसका होना चाहिए? मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर, यू एंड आई कैनॉट ऑर्डर. मेरा डायरेक्टर ऑर्डर दे दिया तुम निकालो, नहीं चलेगा, मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए. CFSL डायरेक्टर हैज़ नो रोल टू प्ले, वो ऑर्डर नहीं दे सकता है. मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो जाके मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेके आ सकता है. ही हैज़ टू गो टू द मैजिस्ट्रेट, request him, take an order and then take specimen. So on his own CFSL director cannot give an order. Then it is used for verification and comparison. क्यों करते हैं उसको? सैंपल लेते हैं, वेरिफिकेशन के लिए लेते हैं और कंपैरिजन के लिए लेते हैं. किससे कंपेयर करेंगे? क्वेश्चन आइटम. क्वेश्चन आइटम के साथ इसका जो सैंपल है, दिस इज ऑल एडमिटेड राइटिंग्स और एडमिटेड सैंपल्स और स्टैंडर्ड सैंपल्स. इसको आप क्वेश्चन से कंपेयर करोगे एंड टू एस्टैब्लिश वेदर बोथ ऑफ देम आर वन एंड द सेम. देन कंप्लायंस क्या है? पर्सन मस्ट कंप्लाई विद द मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर. आपको कोई ऑप्शन नहीं है, यू मस्ट कंप्लाई. देन डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा? वट एवर यू आर डूइंग इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली एंड शुड बी प्रिजर्व फॉर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन. वो जो सैंपल आप लोगे, पूरा सैंपल लिया ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा. जो सैंपल लिया है उसमें से थोड़ा आप यूज़ कर सकते हो, बाकी का आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा, सो दैट द अपोजिट पार्टी और आप एक्सपर्ट ऑफ द अपोजिट पार्टी कैन अगेन कम एंड कंडक्ट ए सिमिलर टेस्ट and then arrive at his own conclusion. So this is useful for obtaining the samples and the procedures to obtain, document the samples. ये 311A यहाँ तक आ गया. So these are all the sections that are under CRPC for us. Now इसमें what I told you now, you should have इतना सेक्शन बताने से नहीं चलेगा, एसेंशियल एक्शन पॉइंट बताने से नहीं चलेगा. और क्या तीसरा चीज़ मैंने क्या बोला, क्या चाहिए? एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी चाहिए. हर एक सेक्शन पे आपको एक नया 2 जजमेंट आपको चाहिए. अभी एक जजमेंट लिख लीजिए. CRPC 53 उसमें जजमेंट है सेल्वी वर्सेस अदर्स, सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. सो हियर दिस इज द गाइडिंग जजमेंट as far as narco analysis, polygraph, brain mapping. उसका भी नाम लिख लो, narco analysis, polygraph and brain mapping. ये तीनों का this is weighted against the right against self incrimination given under constitution. constitution में क्या है? आर्टिकल में that you cannot be forced to give evidence against yourself. So that is the provision protection given under Constitution, Article 21. So उसके अगेंस्ट में ये लिखा गया है कि भैया आप नार्को एनालिसिस करोगे, पॉलीग्राफ करोगे, ब्रेन मैपिंग करोगे, so you are forcing me to give evidence against myself. So without my consent, my valid consent, voluntary consent, you cannot do it. ऐसा ही प्रोविजन है. So यहाँ पे एक डिवीजन है, एक डिफरेंशिएशन है, याद कीजिए. ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस एंड पॉलीग्राफ, ये तीनों को डिवाइड करके देखना पड़ेगा. पॉलीग्राफ के लिए इतना कंसेंट उतना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो, योर बॉडी इज़ नॉट बी, यू आर ओनली बीइंग ऑब्जर्व्ड एज टू योर बॉडी रिएक्शंस. लाइट डिटेक्टर पॉलीग्राफ में विल ओनली ऑब्जर्व, विल ओनली पुट सम मेजरमेंट सेंसर्स एंड ऑब्जर्व योर बॉडी रिएक्शन. वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू गिव एनीथिंग आउट ऑफ यू. बट इन केस ऑफ नार्को एनालिसिस एंड ब्रेन मैपिंग, you are administering a drug so that he loses his control of volition, his control over himself, and then we are taking his memories from his subconscious. So that means you are forcing him to give evidence against himself. So narco के लिए और brain mapping के लिए कोर्ट का बहुत ही ज़रूरी है आपको परमिशन लेना. whereas for polygraph it is not necessary, because polygraph में you are not really, normal CRPC will do, BNSS will do the trick. That's why you see in the West Bengal case, they had done this polygraph any number of times. But narco, every time narco was there, sometimes that fellow was refusing to undergo narco also. So still that option is there, right against self-incrimination. Okay? Next है 53A. 53A में केस है
धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. Dhananjay Chatterjee versus State of West Bengal. This is regarding rape cases. 53A में rape cases, where the court said you have no option but to give all the samples of body fluids that the court requires or the doctor requires or the procedure requires. आपको कोई option नहीं है. You cannot say I will not give consent. Next आएगा CRPC section 54. 54 is arrestee का examination by the medical officer. The case is Sheila Barse versus State of Maharashtra 1983. Sheila Barse versus State of Maharashtra 1983. ठीक है. Here custodial violence protect करने के लिए, custodial violence से protect करने के लिए medical examination a priori medical examination of the person who is arrested and kept under police custody is necessary. I told you, no, this is actually to protect the accused, protect the person who is arrested. वो यहाँ पे very clearly लिया गया है शीला बरसे केस में. नेक्स्ट आएगा 291 सेक्शन, डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस इन राइटिंग. 291 सेक्शन का केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस नाइब दीन. नाइब दीन NAIBDIN 2001. स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस नाइब दीन. हियर ओरल एग्जामिनेशन नहीं मिला. He is very busy. तो he is gone somewhere else. Foreign चला गया है. So then they said, okay, your written report is sufficient. हम आपको उतना आपको तकलीफ नहीं देंगे. So other people, your patients will suffer. दिन भर आप यहाँ बैठोगे इतने दिन तक तो आपके पेशेंट सफ़र करेंगे. We will give you the concession. वो concession यहाँ पे दिया गया है. ठीक है. That is state of Punjab versus नाइब दीन. नेक्स्ट है सेक्शन 292 मिंट ऑफिसर्स के लिए. मिंट वगैरह फॉरेन एक्सचेंज का. द केस इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नटवरलाल दामोदर दास सोनी. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नटवरलाल दामोदर दास सोनी. इसमें दे हैव एस्टैब्लिश्ड द एक्सपर्टीज एंड अथॉरिटी ऑफ मिंट ऑफिसर्स रिलेटिंग टू काउंटरफीट करेंसी. जैसे काउंटरफीट करेंसी का हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी जो है, जो उसमें प्रिंट करता है, मैं ही प्रिंट कर रहा हूँ तो आई शुड नो व्हाट इट इज़, इसलिए आई एम द हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी. ऐसा मिंट वालों का एक स्टेटस उनको बढ़ा दिया गया है इन दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. नेक्स्ट है 293 CRPC गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट के बारे में. द केस इज डॉक्टर सोहानी सुरेश पुजारी. डॉक्टर सोहानी सुरेश पुजारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010. सो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो अपने रिपोर्ट दे के भेज सकता है अनलेस देयर इज नेसेसरी फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन. क्रॉस के लिए आ जाओ बस काफ़ी है इसमें. नेक्स्ट 311A. 311A इज कलेक्टिंग सैम्पल्स अंडर द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट. केस है एस नूर मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2016. एस नूर मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2016. So you can order the accused to provide handwriting or signature specimen for evidence collection. So these are the Supreme Court judgments. लैंडमार्क जजमेंट उसको कहते हैं. हाँ जी. सो अभी बोलिए एनी क्वेश्चंस. अभी मेरा सिलेबस का CRPC, IPC, इंडियन एविडेंस में 2-3 बार बोल आई हैड कवर्ड. थोड़ा ज़्यादा मैं आई स्पेंड मोर टाइम ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट बिकॉज एविडेंस हमको मालूम होना चाहिए. व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एविडेंस हमको मालूम होना चाहिए. कौन सा रिलेवेंट एविडेंस है वो मालूम होना चाहिए. तो नॉट रिलेवेंट है वो मालूम. जब वो आपको ज़रा पकड़ में आ जाएगा, यू आर एबल टू गेट ए होल्ड ऑन दैट. बाकी सब तो प्रोसीजर है, क्योंकि IPC में ओनली डेफिनेशन लिखा है, CRPC में ओनली प्रोसीजर लिखा हुआ है. बट केस के जीतने के लिए आपको क्या चाहिए, केस को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या चाहिए आपको, हर चीज़ में IPC में CRPC में वो खुद कौन सा एविडेंस लाना है उतना ही बताएगा. पर एविडेंस क्या है वो तो मालूम होना चाहिए ना. जब तक वो आप ठीक से नहीं समझोगे, बाकी का समझ के भी कोई फ़ायदा नहीं. सो इट इज़ CRPC, IPC एंड दिस थिंग, दिस 3 आर कंप्लीटेड. अभी क्वेश्चंस हैं तो पूछिए.
Yeah. This I